हेलो गाइज, देखिएगा कक्षा 9 की क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी में आपका स्वागत है दोस्तों। आगे देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार पे अपन चल रहे थे दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुरानी क्रिस्टलीय में रूपांतरित शैलों का बना है। आगे देखिएगा दोस्तों, यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा हवाओं के कारण बना था। किसके बना था? यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। लेकिन हाल ही में जो भूकंप आया है उसने इसको गलत साबित कर दिखाया है। आगे देखिएगा, यह भाग चौड़ी एवं चिचली घाटी एवं गोलाकार फाड़िया है। इस पठार को दो मुख्य भाग है, एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि दे रखा है, एक ढक्कन का पठार दे रखा है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर पश्चिम में क्या किससे गिरा हुआ है? अरावली से गिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान की एक बिलुई पथरीली मरुस्थलीय भूमि से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा और कौन सी है? केन है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र, आगे देखिएगा, एक मिनट में इसको और चित्र के माध्यम से देखिएगा, थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एक चित्र ले लेते हैं, यह आपके सामने देखिएगा दोस्तों। चित्र आ चुका है भारत का। किसका? भारत का। जैसा कि अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने हिमालय के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? हिमालय के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा देखिएगा, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान देख चुके अपन। उत्तर भारत का विशाल मैदान देख चुके। क्या देख चुके? उत्तर भारत का विशाल मैदान देख चुके। और मरुस्थल अपना चल ही रहा है। और प्रायद्वीपीय पठार भी अपन देख चुके। नहीं, प्रायद्वीपीय पठार ही चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रायद्वीपीय पठार चल रहा है। मरुस्थल को आगे देखेंगे। और अपन को कुछ तटीय मैदान देखने। क्या देखने? तटीय मैदान देखने, जिसमें एक तो पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा? इधर एक मिनट में आपको बता देता हूँ। इधर देख लीजिएगा, ये वाला है ना, ये तो पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा। इधर ये पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिएगा, नेक्स्ट मानचित्र के माध्यम से और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं इसको। एक मिनट, इसको मानचित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक मिनट, इसको और छोटा कर देते हैं। ये देखिएगा, नेक्स्ट मानचित्र है। ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जैसा कि मैं आपको उसमें भी बताया होगा मैंने कुछ तो। इसके अलावा यहाँ देखिएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी चौड़ाई, लंबाई और इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि ये उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 1700 दे रखी है। जबकि पश्चिम से पूर्व की इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 1400 किलोमीटर। और ये जो पहला हुआ है येलो में, यही पूरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसको आगे और थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक मिनट, देखिए आगे। देखिए, के ढाल को दर्शाती है। के ढाल को दर्शाती है। आगे मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में चौड़ी है, लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। क्या है? पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड और किसके नाम से जानते हैं? इस पठार के जो पूर्वी भाग को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। किसके? इसको आप अच्छे से याद रखना, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसके उत्तर और पूर्वी विस्तार को दामोदर नदी के द्वारा अफवाहित छोटे नागपुर के पठार दर्शाता है। किसको क्या दर्शाता है? अफवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्षिणी पठार है जो एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था। कैसा है?
त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। किस में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी और मेघालय पर्वत इसके पूर्वी विस्तार है। भारत में भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपको इसको पहले वाले मानचित्र में समझाया भी था, मैं आपको एक मानचित्र के माध्यम से देखो इसको समझा देता हूँ, देख लीजिएगा फटाफट से एक बार इधर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो दे रखा है ये विंध्याचल की पर्वतमाला दे रखी है, और ये जो पूरा दे रखा है, 1 मिनट इसको मिटाते हैं। ये देखिएगा ये पूरा जो फैला हुआ है, ये वाला जो पार्ट फैला हुआ है, ये प्रायद्वीप पठार है, ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है दोस्तों। कौन सी आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहिए तो देखिएगा ये कौन सी पर्वतमाला दे रखी है, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी दे रखी है। इसी के जस्ट नीचे सतपुड़ा दे रखी है, इधर महादेव दे रखी है। कौन सी दे रखी है? महादेव। इधर अरावली दे रखी है। कौन सी दे रखी है? अरावली। तो और ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार है, इधर छोटे नागपुर का पठार है। कौन सा पठार है? छोटे नागपुर का पठार है। इसके अलावा पूर्वी अगर मैदानी देख ही लिए शायद गारो काशी जयंतिया, तो इनको देख लीजिएगा एक बार। और एक ये तट भी पड़ेंगे, इधर कोकण तट हो जाएगा, इधर कन्नड़ हो जाएगा, इसके बीच में कन्नड़ आएगा, और ये मालाबार तट हो जाएगा, इधर कोरोमंडल तट हो जाएगा, इधर उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। यहाँ पे एक उत्कल तट भी पड़ेंगे दोस्तों। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखिएगा दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व में कम ऊंचा है दोस्तों। जैसे कि ये दे रखा है, ये पठार है, ये पश्चिम में क्या है दोस्तों? अधिक ऊंचा है, जबकि यहाँ थोड़ा कम ऊंचा है। इस प्रकार से नदियाँ इधर की ओर बहती है दोस्तों, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आगे और देखिएगा, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिससे स्थानीय भाषा में मेघालय का पठार या कार्बी अलोंग का पठार तथा उत्तरी कचार की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ब्रंश के द्वारा छोटे नागपुर के पठार से अलग होता है। किससे अलग होता है? छोटे नागपुर के पठार से अलग होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया है आपको। गारो काशी जयंतिया की पहाड़ियाँ है, ये मेघालय में स्थित है दोस्तों। गारो काशी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, और ये जो काशी की पहाड़ी है इसमें माशिंगराम स्थित है, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे देखिएगा, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। क्या है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत का तात्पर्य जैसे कि ये तो कंटिन्यू फैला हुआ है ऐसे, और जबकि ये कटा हुआ है बीच में से, जिस कारण से ये तो एक सतत रूप में विद्यमान है, जबकि पूर्वी घाट सतत रूप में विद्यमान नहीं है। इसी को बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि देखिएगा, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट, कौन सा घाट? पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे कैसे हैं? सतत है, तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। अब इसमें पाल घाट, बोर घाट और ताल घाट ये देखेंगे। जैसा कि देखिएगा, भारत में भौतिक मानचित्र में ये घाट दे रखे हैं। कौन से हैं? थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। इसको वैसे इजीली एक ट्रिक है, गोरा ने थाली में भोजन परोसा। गोरा ने किस में भोजन परोसा? थाली में। क्या परोसा? भोजन। और एक पाल घाट, गोरा ने थाली में भोजन पैसे हो जाएगा परोसा। क्या हो जाएगा? परोसा। तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। इसके अलावा आगे देखिएगा, पश्चिमी घाट उन पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट है जो पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसे हैं? ऊंचे हैं। अभी जस्ट बताया था, ये ऊंचे हैं। ऊंचे भाग से नदियाँ इधर की तरफ क्या होगी? प्रभावित होगी। आगे देखिएगा, इनके
पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार एक सतत नहीं है दोस्तों, कैसा नहीं है, ये अनियमित है। कैसा है, अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इनको काट दिया है। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है उसने इसको क्या कर दिया है, काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसा कि देख लीजिएगा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से जब नीचे की तरफ चलेंगे अपन इस प्रकार से, तो इनकी ऊंचाई में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण में है। दक्षिण की सर्वाधिक ऊंचाई ये जो अन्नामलाई की चोटी दे रखी है, इस अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसके अंतर्गत अन्नाईमुदी एक चोटी है, वो सर्वोच्च चोटी है। 2695 इसकी क्या है, लंबाई है। जैसा कि आगे अपन देखते हैं, इस बाग के शिखर जैसे कि अन्नाईमुदी दे रखा है। कितना दे रखा है, अन्नाईमुदी 2695 दे रखा है। एक दे रखा है डोडो बेटा या डोडो बेटा दे रखा है 2633 है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो दे रखी है महेंद्रगिरी, कौन सी है, महेंद्रगिरी। आप देख सकते हो 1500 मीटर ऊंचाई है पूर्वी घाट। दक्षिणी पश्चिमी में सेवरा एवं जावेदी की क्या दे रखी है, फाड़ी दे रखी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, स्थित है उडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। कोड कोड कोडई कनाल, कोडई कनाल, वैसे कोडाई कनाल के नाम से है, कोडाई कनाल के नाम से, इसमें कोडई कनाल कर रखा है। जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र से ज्ञात की जाती है। आगे देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण विशेषता पाई जानने वाली यहाँ की क्या है, काली मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, वैसे प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है दोस्तों। किससे हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है। देखो इसमें लिख भी रखा है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ज्वालामुखी से हुई है, जिसे अपन डक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और ये कपास की खेती के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे देखिएगा, इसलिए इसके सेल आग्नेय हैं दोस्तों, आग्नेय अवसादी सेल। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है। क्या हुआ है, समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है दोस्तों। किसका निर्माण हुआ है, काली मृदा। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कहाँ पे, पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां है। ये गुजरात से दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी दिशा में फैली है। अब देखिएगा दोस्तों, इसको अपन भारतीय मरुस्थल को समझने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, एक मानचित्र के माध्यम से और समझाते हैं। जैसा कि देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने एक मानचित्र आ गया है। एक मिनट इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये मानचित्र दिया हुआ है, एक बार मैं इसको बता देता हूँ, फिर देखिएगा। ये मानचित्र है आपके सामने, और मानचित्र में मैं आपको कुछ चीज़ें इनको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, इधर दे रखा है थार डेजर्ट। क्या दे रखा है, थार का मरुस्थल। क्या दे रखा है, थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के जस्ट ही पूर्व में अगर आप देखना चाहो तो यहाँ अरावली दे रखा है, और अरावली के जस्ट नीचे ही विंध्याचल दे रखा है। यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे सतपुड़ा दे रखा है। क्या दे रखा है, सतपुड़ा दे रखा है। ये देख सकते हो आप, क्या दे रखा है, सतपुड़ा। इसके अलावा ये प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ वेस्टर्न घाट दे रखा है, इधर ईस्टर्न घाट दे रखा है। ये तो जाएगा पूर्वी घाट, और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो। देखिएगा दोस्तों, एक मिनट, मैं इसको ये वाला लेता हूँ वाला। ये देखिएगा, छोटे नागपुर का पठार दे रखा है। इधर देखिएगा आप, ये लक्षद्वीप आइसलैंड दे रखा है। ये नीलगिरी पर्वत दे रखा है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। ये कार्डेमम की पहाड़ी है। ये अंडमान निकोबार आइसलैंड दे रखा है। इसके अलावा ये
सुंदरबन दे रखा है। क्या दे रखा है? इधर आपको मैंने बता ही रखा है, गारो काशी जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। तो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर एक बार और देखना चाहे तो मैं एक बार और बता सकता हूँ। जैसा कि देखिएगा, एक बार मैं इसको दो बार से बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि देखिए, इधर जो थार का डेजर्ट दे रखा है, इधर ही अरावली दे रखी है, विंध्याचल दे रखी है, सतपुड़ा दे रखी है, छोटे नागपुर का पठार है, इधर गारो काशी जयंती है, सुंदरबन है। इधर ईस्टर्न घाट दे रखा है, इधर वेस्टर्न घाट दे रखा है। ये नीलगिरी है, ये लक्षद्वीप है, और ये कार्डियम की पहाड़ी है, ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है। कुछ तो समझ में आया होगा। मैंने दोबारा से भी स्पीड से समझा दिया इसको, और आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो अगर आपको हमारी आवाज़ तेज लग रही है तो। आगे देखिएगा, एक बार मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। एक मिनट, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करके इसको सेट कर दिया। देखिएगा, अब ये जो बचा हुआ है इसको अपन मिटा लेते हैं, फिर इसको आगे से देखते हैं। अपना चल रहा है भारतीय मरुस्थल। एक मिनट, भारतीय मरुस्थल को भी एक चित्र के माध्यम से देख लीजिए फटाफट से। ये देखिएगा, ये भारतीय मरुस्थल है। मरुस्थल के अंतर्गत अपन को कुछ वर्षांश देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं? कुछ वर्षांश देखने के लिए मिलते हैं। उन वर्षांशों को देख लीजिएगा। जैसे कि एक तो दे रखा है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप दे रखा है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, देखिए ये अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान नहीं दिख रहे हैं क्या आपको? ये देखिएगा, इधर आधे चांद के समान दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो एक पैराबोलिक होता है, जैसे कि झाड़ियाँ दे रखी है, और झाड़ियों के चारों तरफ जब मिट्टी का ढेर जमा हो जाता है उसे अपन पैराबोलिक बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक दे रखा है दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो समकोण के समानांतर बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये इस टाइप से बने हुए हैं, जैसे कि ऐसे करके बने हुए हैं, थोड़े से खड़े टाइप में, आप देख सकते हो ऐसे। तो ये समकोण पे बने हुए हैं, इनको अपन किसके नाम से जानेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जानेंगे। एक दे रखा है अनुदैर्घ्य एवं रेखीय या पवन के समानांतर पैरेलल टू विंड दे रखा है। तो पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप को अपन किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चित्र के माध्यम से थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आगे देखिएगा, मैं इसको और देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर इसको अपना भारतीय मरुस्थल को स्टार्ट करते पढ़ना। देखिएगा, ये भारतीय मरुस्थल है। देखिए भारतीय मरुस्थल किसको देखना है अपन को? भारतीय मरुस्थल को देखना है। तो भारतीय मरुस्थल को देख लीजिएगा। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर क्या स्थित है? थार का मरुस्थल। यह है बालू का टीलों से एक ढका तरंगित मैदान है। क्या है? बालू का स्तूपों से ढका। यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम क्या होती है? वर्षा होती है। इसे शुष्क जलवायु क्षेत्रीय वनस्पति बहुत कम है। यहाँ पे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति कैसी मिलती है दोस्तों? बहुत कम मिलती है, न के बराबर मिलती है। वर्षों में या वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखाई देती है, जो और उसके बाद वे बालुकाओं में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। बालू का स्तूपों में ही विलीन हो जाती है। आगे देखिएगा, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने पर वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी नदी ही सबसे बड़ी नदी है। कैसी नदी है? लूनी नदी ही सबसे बड़ी नदी है। एक देखिएगा, मैंने बरखान बताया था, ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार का विस्तार बहुत अधिक होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान के समूह देख सकते हो। बरखान के समूह देख सकते हो। अगर आगे देखिएगा, एक मिनट,
चलो आगे देखिएगा। वैसे एक चित्र दे भी रखा है, ये आप देख सकते हो, भारतीय मरुस्थल का है। और ये आगे इसमें देखिएगा, एक मिनट। अब देखिएगा दोस्तों, अपन तटीय मैदान पढ़ेंगे दोस्तों। कौन से पढ़ेंगे? तटीय मैदान पढ़ेंगे। जो, एक मिनट, तटीय मैदान का मैं चित्र लेके नहीं आया दोस्तों। चलो कोई नहीं, वैसे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि ये प्रायद्वीपीय पठार दे रखा है, इसी के यहाँ पे कुछ तटीय मैदान फैले हुए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मैं पश्चिमी तट के तटीय मैदानों का एक चित्र लेके आ रहा हूँ। जैसा कि देखिएगा, दोस्तों, मैं इसका चित्र लेके नहीं आया, फिर भी इसको वैसे ही समझने का प्रयास कीजिए। तटीय मैदान है ये दोस्तों, क्या है? तटीय मैदान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इधर पश्चिमी और इधर कौन से? पूर्वी तटीय मैदान है। इनको देख लीजिएगा फटाफट से। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। किसका है? संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इन मैदान के 3 भाग है। कैसे भाग है? 3 भाग है। इनको देख लीजिएगा। एक तट के उत्तरी भाग को कोंकण क्या कहेंगे? कोंकण तट कहेंगे। जो कोंकण तट है मुंबई से गोवा के मध्य में स्थित है। एक कन्नड़ का मैदान है, एक मालाबार का मैदान है। कौन सा मैदान है? जैसा कि मैं आपको एक बार एक चित्र के माध्यम से फिर भी बता ही देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये दे रखा है, जस्ट ऊपर देखोगे आप तो कोंकण का मैदान हो जाएगा, एक कन्नड़ का मैदान हो जाएगा, एक मालाबार का मैदान हो जाएगा। इधर कोरोमंडल हो जाएगा, इधर उत्तरी सरकार हो जाएगा, इसके ऊपर उत्कल हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? उत्कल हो जाएगा। जैसा कि अभी इसने अपन को बताने का इसमें देखिएगा साफ लिखा हुआ है दोस्तों। चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन चित्र इसका मैं लेके नहीं आया। अभी मैं और चेक कर लूँगा, अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो जैसा कि देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इसके 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को अपन किसके नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और मुंबई से गोवा के मध्य में स्थित है। दूसरा दे रखा है कन्नड़ का मैदान, और तीसरा दे रखा है मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान एक चौड़ा एवं समतल है। कैसा है? चौड़ा एवं समतल है। उत्तर में जैसा कि मैंने आपको, एक तो उत्कल है, लेकिन उत्कल का आपके इसमें वर्णन नहीं किया है आपको, तो ओनली फॉर एक उड़ीसा के तट पर स्थित है उत्तरी सरकार। जबकि दक्षिण में मैंने आपको कोरोमंडल तट बता ही रखा है। सर्दियों में सर्वाधिक बारिश नहीं होती है दोस्तों, कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर ही क्या होती है? बारिश होती है। आगे देखिएगा दोस्तों, बड़ी नदियों में जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी इसी तट पर विशाल डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। आगे देखिएगा, एक मिनट, चिल्का झील देखिएगा दोस्तों। चिल्का झील खारे पानी की भारत की वैसे सबसे बड़ी झील है दोस्तों। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में क्या है? स्थित है। इसके अलावा और देखिएगा, द्वीप समूह देख लेते हैं। द्वीप समूह के मैं मानचित्र लेके आया हूँ। एक बार द्वीप समूह के मैं मानचित्रों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एक बार वैसे ही समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रायद्वीपीय पठार दे रखा है, और प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ पे जैसे कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ये वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इधर लक्षद्वीप दे रखा है। कौन सा दे रखा है? इनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। जैसा कि मैं आपको मानचित्र के माध्यम से, पहले मैं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मानचित्र आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देख लीजिएगा फटाफट से। ये मानचित्र है, एक मिनट, क्या हो गया है? हाँ देखिएगा, ये मानचित्र दिया हुआ है। देखिएगा दोस्तों, एक मिनट, इसको और कर लेते हैं छोटा।
एक मिनट इसको मिटा देते हैं, देखिएगा दोस्तों फटाफट से। ये मानचित्र दे रखा है और ये मानचित्र को आप अच्छे से, एक मिनट और इसको और छोटा करना पड़ेगा, एक मिनट इसको और छोटा कर लेता है बस। देखिएगा दोस्तों, ये जो मानचित्र दे रखा है ये उत्तर के अंतर्गत जो स्थित है दोस्तों उत्तरी अंडमान है। मध्य में जो स्थित है दोस्तों मैंने आपको बता दिया था मध्य अंडमान है, जबकि ये कौन सा अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है। क्वेश्चन आ जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन से अंडमान में स्थित है, तो दोस्तों आप बता सकते हो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किस में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। और राजधानी क्या है, पोर्ट विलियर है दोस्तों। कौन सी है, पोर्ट विलियर है। आगे और भी देखिएगा दोस्तों, एक डंकन पास दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, डंकन पास दे रखा है। आप देख सकते हो ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करता है, अलग करता है। इसके अलावा और देखिएगा दोस्तों, एक 10 डिग्री चैनल दे रखा है, ये लिटिल अंडमान और कोर निकोबार को अलग करता है और कोर निकोबार इसके दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वैसे तो सब दक्षिण में पूर्ण रूप से तो कौन, ग्रेट निकोबार स्थित है दोस्तों। कौन सा स्थित है, ग्रेट निकोबार। और देखिएगा दोस्तों सैम्ब्रेरो चैनल दे रखा है, एक लिटिल निकोबार द्वीप समूह दे रखा है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो एक चीज़ और देख लीजिए, एक सक्रिय ज्वालामुखी जो मिलता है दोस्तों, जो ये दे रखा सक्रिय ज्वालामुखी, इसे बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। ऐसे एक हेवलॉक द्वीप भी दे रखा है दोस्तों, है एक नील द्वीप दे रखा है। एक आप अगर देखना चाहे तो तारमुंगली द्वीप दे रखा है। कौन सा दे रखा है, तारमुंगली द्वीप दे रखा है। इसके अलावा और देख सकते हो दोस्तों, ये दे रखा है उत्तरी सेंटिनेल द्वीप दे रखा है दोस्तों। और यह भारत का सबसे बड़ा क्या दे रखा है, द्वीप समूह है दोस्तों। यह भारत का सबसे, और उत्तरी अंडमान के जस्ट उत्तर में एक चीज और रह गई है दोस्तों, इसको देख सकते हो, कोको चैनल है। ये कौन सा है, कोको चैनल है दोस्तों। कौन सा है, कोको चैनल। तो देखिएगा दोस्तों, हमने इसको समझने का, हाँ एक सुसुप्त ज्वालामुखी और है दोस्तों। इसको देखिएगा दोस्तों, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये सुसुप्त ज्वालामुखी और लैंडफॉल द्वीप दे रखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है और नारकोंडम कहाँ स्थित है। नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों, सुसुप्त ज्वालामुखी है। और एक लैंडफॉल द्वीप है जो उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों इससे कुछ समझ में आया होगा। एक बार और दोबारा से मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा दोस्तों, एक मिनट देख लीजिएगा दोस्तों। एक बार मैं दोबारा से इस मानचित्र को फटाफट से बता देता हूँ। ये ऊपर की तरफ दे रखा है, ये लैंडफॉल द्वीप है, ये नारकोंडम में जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखना चाहो तो ये कोको चैनल है। ये पूरा का पूरा जितना भी बड़ा दे रखा है ये उत्तरी अंडमान है। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो बीच में मध्य अंडमान है। कौन सा अंडमान है, मध्य अंडमान है। इसके दक्षिण में अगर आप देखना चाहो ये, तो ये दक्षिणी अंडमान है। इसी के अंतर्गत इसकी राजधानी जो दे रखी है आपको पता है कौन सी है, पोर्ट विलियर है, जो इसी में स्थित है। इसके अलावा हेवलॉक द्वीप दे रखा है, नील द्वीप दे रखा है। इसके अलावा हेनरी लावेंस द्वीप दे रखा है। एक द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है जिसे अपन सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, बैरन द्वीप। एक जॉन लारवेस द्वीप दे रखा है। कौन सा दे रखा है, जॉन लारवेस द्वीप दे रखा है। इसके अलावा एक स्मिथ द्वीप और दे रखा है दोस्तों। आप देखना चाहे तो इधर देख लीजिएगा, कौन सा दे रखा है, स्मिथ द्वीप दे रखा है। इसके अलावा और एक तार मुंगली द्वीप दे रखा है। इसके अलावा एक सेंट नेगेल द्वीप दे रखा है, एक रूटलैंड द्वीप दे रखा है, एक डक्कन पास दे रखा है जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। इसके अलावा एक 10 डिग्री चैनल दे रखा है। क्या दे रखा है, 10 डिग्री चैनल दे रखा है। ये लिटिल अंडमान और कोर निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। वैसे सबसे दक्षिण में अगर आप देखना चाहें तो मैंने आपको बताया ही था, ग्रेट निकोबार। इसे
किम्बेल की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। साउथ वे, आगे देखिएगा, एक लिटिल अंडमान लिटिल निकोबार द्वीप समूह है जो भी इधर स्थित है, इनको आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आज क्लास को 1 मिनट वैसे कर लेते हैं, वैसे थोड़ा सा और बच रहा है दोस्तों। सेकंड क्लास में फिर अपन इसको पूरा दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार इसको कर ही लेते हैं, आज इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे दोस्तों। इसको इसकी जगह सेट कर देते हैं। देखिए, अपन द्वीप पढ़ रहे थे दोस्तों, तटीय मैदान। क्या पढ़ रहे थे? तटीय मैदान। इनके अंतर्गत ये हो ही गया था दोस्तों, होने के परिणाम स्वरूप द्वीप देख रहे थे। द्वीपों को देख लीजिए थोड़ी के माध्यम से। मैं एक और मानचित्र आपको दिखाऊंगा, भी थोड़ा बाद में दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत एक मुख्य स्थल भाग का अत्यधिक विशाल, 1 मिनट इसको जूम ही कर लेते हैं दोस्तों, अधिक विशाल। इसके अतिरिक्त भारत 2 द्वीप समूहों में भी क्या है, स्थित है। जैसे कि भारत को आप देख सकते हो, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो इधर कौन से हैं, लक्षद्वीप स्थित है। 2 द्वीप समूहों के मध्य में क्या दे रखा है, स्थित है। इसके अलावा आगे देखिएगा, क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको पहचानना बताया है। आगे देखिएगा, ये जो एक द्वीप है, ये माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है दोस्तों। किसमें? ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा और देखिएगा दोस्तों, 1 मिनट, केरल के मालाबार तट के पास, केरल के मालाबार तट के पास में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये हो जाएगा, यहाँ पे एक लक्षद्वीप दे रखा है, जैसे कि मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से 1 सेकंड में स्पष्ट कर देता हूँ। देखिएगा, ये जो दे रखा है, ये लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। देखिएगा, वैसे ये स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, मैं इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी मानचित्रों की स्थिति तो थोड़ी भारत में इसी प्रकार से है। 1 मिनट, इसको और ये देखिएगा, इधर ये दे रखा है, कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की प्रशासनिक जो राजधानी दे रखी है, 1 मिनट, ये लक्षद्वीप सागर है और ये लक्षद्वीप है, ये रहा, इधर आप देख लीजिएगा, ये रहा, ठीक है ना। इसके अलावा लक्षद्वीप की जो राजधानी है, कवरत्ती दे रखा है। कौन सी? करावती है, वैसे कवरत्ती दे रखा है। इसको और देख लीजिएगा, इसमें अगर आप देखना चाहें तो और छोटे छोटे कई सारे द्वीप है, जैसे कि अंद्रोथ द्वीप दे रखा है दोस्तों। कौन सा दे रखा है? एक कल्पपेनी द्वीप दे रखा है, एक सुएली द्वीप दे रखा है। इसके अलावा एक अगेती द्वीप दे रखा है, और आप देखना चाहें तो एक देख लीजिए, ये छोटे छोटे द्वीप दे रखे हैं। इनसे वैसे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। इनको और भी वैसे काफ़ी सारे, जैसे कि एक द्वीप दे रखा है दोस्तों, कौन सा? मिनिका। ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है दोस्तों, इसको कौन सा? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री अक्षांश रेखा इसको क्या करती है? अलग करती है। इसके अलावा आप देखना चाहें तो दक्षिण में ये भी लक्षद्वीप समूह के ही क्या दे रखे हैं, भाग दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, उत्तर लिथादूनमाती अटल। इसके अलावा बहुत सारे, इनको देख लीजिएगा, ये दे रखे हैं ना। इसके अलावा जो काम के मैं दोस्तों वही बताऊंगा आपको। उत्तर नीलांदे अंडल देखिए, ये दक्षिणी नीलांदे, ठीक है। तो दोस्तों, इसके अलावा इसको अपन मिनिमाइज करते हैं, और एक मिनट, जिसको छोटा करना हो वो तो छोटा हो नहीं रहा, जिसको
नहीं करना है वो छोटा हो रहा है। चलो ओके ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों इसको, देखिए केरल के मालाबार तट के पास में लक्षद्वीप की स्थिति याद कीजिए, जैसा कि अभी अपन ने याद किया था। यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है दोस्तों। किससे बना है? छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इसे लंका द्वीप, मिनिका एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्रफल में फैला है दोस्तों। 32 किलोमीटर। इसे कावारत्ती, मैंने आपको बताया था वहाँ कवरत्ती कर रखा था, जबकि कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का एक प्रशासनिक क्या है दोस्तों? मुख्यालय। इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतु बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि एक द्वीप दे रखा है पिटली। यहाँ पर मनुष्यों का निवास नहीं है दोस्तों। कौन सा? एक पिटली द्वीप दे रखा है, यहाँ पर किसका निवास नहीं है? मनुष्यों का। एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप समूह की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या। आगे देखिए एक और प्रवाल के बारे में देख लेते हैं। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले क्या हैं? प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं। किस में रहते हैं? समूह में। इनका विकास छिछले एवं गर्म जल में होता है। छिछला मतलब कि जिसकी गहराई कम हो। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि देख लीजिए। एक तो प्रवाल रोधिका होता है, एक प्रवाल भित्ति होती है, एक प्रवाल वलय द्वीप होता है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल का एक अच्छा उदाहरण प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार हॉर्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। आगे देख लीजिएगा। में बहुत बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों में सिक्कर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा। आगे देखिएगा दोस्तों, खत्म हो गया अपना चैप्टर, बस लास्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा है, फटाफट से कर लेते हैं इसको। जैसा कि देखिए के एक मिनट के बहुत ही महत्वपूर्ण इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है दोस्तों। क्या है? बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है, जैसा कि ये यहाँ से ये विषुववृत्त है और यहाँ पर स्थित है दोस्तों। विषुववृत्त के काफी नजदीक स्थित है। आगे देखेगा यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ घने जंगलों से अनाच्छादित है। इसके अलावा एक सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि मैंने आपको बताया था, मध्य अंडमान में स्थित था, जिसको अपन ने बैरन द्वीप कहा था। इसके अलावा देखिएगा, ये विभिन्न भूआकृति विभागों का एक विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक है। वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वतीय जल वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदानी देश के अन्न भंडार, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग में खनिजों के भंडार है, जिनसे देश के औद्योगिकरण में एक विशेष भूमिका निभाई है। तटीय मैदानी क्षेत्र मत्स्य एवं पोष से संबंधित क्रियाकलापों में उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध
भौतिक आकृति भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं क्या करती हैं, प्रदान करती है। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों। आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारे लेक्चर्स। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू, ओके, बाय दोस्तों।